पापा, पापा ये देखो ना कितनी सुंदर जैकेट है, मुझे ये दिला दीजिए ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, अभी दिला देते हैं आपको। चलो। शरद एक बड़ा कारोबारी था। परिवार में शरद की पत्नी सुनंदा के अलावा उसके दो बच्चे मिष्टी और यश थे। एक हंसता खेलता और खुशहाल परिवार था शरद का। फिर एक दिन मिश्रा जी, मैं कई दिनों से देख रहा हूं हमारी सेल लगातार घट रही है। आखिर बात क्या है? सर, मार्केट में हद से ज्यादा कंपटीशन है। रोज नई फैक्ट्रियां खुल रही हैं सर। अब मार्केट में बहुत ही कम रेट पर माल बिक रहा है, क्योंकि ये लोग क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। और उसके मुकाबले हमारे प्रोडक्ट अच्छे तो हैं, लेकिन महंगे भी हैं। तो अगर हमें वापसी करनी है तो हमें भी इस भेड़ चाल के साथ ही चलना होगा। नहीं नहीं मिश्रा जी, ऐसा तो नहीं हो पाएगा, कुछ और तरीका सोचिए। शरद का बिजनेस लगातार नुकसान में जाने लगा, जिसकी वजह से कर्ज लेने तक की नौबत आ गई। उसके यहाँ काम करने वाले लोग भी धीरे धीरे उसका साथ छोड़ते रहे। शरद ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपने बिजनेस को डूबने से बचा नहीं पाया। और देखते ही देखते उसकी फैक्ट्री के साथ साथ उसका घर भी नीलाम हो गया और वो खुद सड़क पर आ गया। हालांकि शरद ने अभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा था। सुनंदा, तुम परेशान मत हो, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूंगा। तुम बच्चों को लेकर यहीं बैठो, मैं कुछ बंदोबस्त करके आता हूं। मुझे आप पर पूरा भरोसा है जी, लेकिन फिलहाल बच्चों की चिंता भी है। ठंड शुरू हो गई है, रात होते होते और बढ़ जाएगी। और हमारे बच्चों को तो अभी तक ठंड का एहसास तक नहीं है। अब तक ये दोनों कभी भी बिना हीटर या गर्म कपड़ों के नहीं रहे। पता नहीं अब ये कैसे रह पाएंगे। नहीं सुनंदा, मैं अपने बच्चों को कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करके ही लौटूंगा। तुम बस थोड़ा सा धीरज रखो, यहीं मेरा इंतजार करो और बच्चों का ख्याल रखना। सुनंदा सड़क के किनारे ही अपने बच्चों को लेकर बैठी रहती है। जैसे जैसे ठंड बढ़ रही थी, दोनों बच्चों का सब्र जवाब दे रहा था। मम्मा मम्मा, पापा कब तक आएंगे? मुझे भूख लगी है और यहाँ ठंड भी लगी है। हम घर क्यों जा रहे हैं? हाँ मम्मा, मुझे भी बहुत ठंड लग रही है। हम घर कब जाएंगे? बस बच्चों, थोड़ा सब्र रखो, पापा आते ही होंगे। सुनंदा अपनी साड़ी के पल्लू से दोनों बच्चों को ढकने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ शरद अपने एक दोस्त मुकेश के घर उससे मदद मांगने पहुंचता है, लेकिन बंगले के बाहर खड़ा सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक देता है। अरे काका, मैं शरद हूं, पहचाना नहीं क्या? अब हाँ साहब, पहचान तो लिया, लेकिन क्या है कि मालिक ने फिलहाल किसी को भी अंदर भेजने से मना किया है साहब। आप जाकर मुकेश को बोलो तो सही कि मैं आया हूं। देखिए, मैं बहुत परेशान हूं, मेरे पास सिर छिपाने तक की जगह नहीं है। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे वहां ठंड से ठिठुर रहे हैं, उन्होंने कुछ खाया भी नहीं है। लेकिन अंदर कोई नहीं है साहब। मालिक पूरी फैमिली के साथ बाहर गए हैं। गार्ड की बात सुनकर शरद उदास हो जाता है और वापस जाने लगता है। वो मुकेश के बंगले से थोड़ा दूर ही पहुंचा था कि तभी वो गार्ड फिर से उसके पास आता है और उसे रोकते हुए कहता है, साहब, साहब, एक मिनट रुकिए साहब। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे झूठ बोला। कैसा झूठ काका? मालिक अंदर ही हैं साहब, लेकिन वो आपसे मिलेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने खास तौर पर आपका नाम लेकर कहा था कि मैं आपको अंदर नहीं आने दूं। हाँ, और अब आपकी हालत के बारे में जाना तो मैं समझ गया हूं कि मालिक आपसे क्यों नहीं मिलना चाहते। कोई बात नहीं काका, बुरा वक्त आता है तो अपने पराये की परख करवा ही देता है। साहब, वैसे तो मेरी कोई हैसियत नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपकी कुछ मदद कर सकूं तो ये मेरी खुशकिस्मती होगी। ठंड के इस मौसम में खाली सड़क से बेहतर तो मेरी झोपड़ी ही है। मैं आपको और आपके परिवार को वहां लेकर जा सकता हूं। उस गार्ड की बात सुनकर शरद को बड़ी तसल्ली मिलती है। वो फौरन सुनंदा और बच्चों को साथ लेकर उस गार्ड की झोपड़ी में पहुंचता है। मुझे माफ करना साहब, इस गरीब के पास बस यही है, अब ये थोड़ा सा खाना भी है। अरे नहीं काका, तुम्हारे पास जो दिल है ना, वो तो करोड़ों के बंगलों में रहने वालों के पास भी नहीं है। साहब, आप लोग यहाँ आराम से रहिए, मैं पास ही में अपने एक साथी की झोपड़ी में रुक जाऊंगा। ये कहकर वो गार्ड वहां से चला जाता है। वो गार्ड जो खाना देकर गया था, उससे दोनों बच्चों का पेट भर गया और वो आराम से झोपड़ी के अंदर सो गए। दूसरी तरफ ठंड ने कहर बरपाना शुरू कर दिया था। चारों ओर से शीतल लहर चल रही थी। झोपड़ी की छत भी कई जगहों से टूटी थी। पूरी रात सुनंदा और शरद बच्चों को ठंड से बचाने की कोशिश करते रहे।
गर्माहट के लिए उन्होंने झोपड़ी के बाहर आग भी जला रखी थी। सुनंदा, लकड़ियां खत्म हो रही हैं, मैं और लकड़ियां लेकर आता हूं। ये कहकर शरद एक पतली सी चादर ओढ़कर ठंड में ठिठुरता हुआ झोपड़ी से बाहर निकल जाता है। वो थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि तभी उसे रास्ते में एक बुजुर्ग आदमी दिखाई पड़ता है जो ठंड में बुरी तरह से कांप रहा था। दादा, अरे ओ दादा, ऐसे यहां क्यों बैठे हो? ओहो, घर कहाँ है आपका? वो बुजुर्ग आदमी देखने में किसी अच्छे घर का लग रहा था, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। वो ठंड से बुरी तरह कांप रहा था और कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं था। अरे, इन्हें तो काफी बुखार है, मैं इन्हें यहां नहीं छोड़ सकता। शरद फौरन अपनी चादर उस बुजुर्ग आदमी को ओढ़ा देता है और फिर उसे अपने साथ उसी झोपड़ी में लेकर जाता है जहां उसने खुद अपने परिवार के साथ आसरा लिया हुआ था। सुनंदा, सुनो, ये लकड़ियां लो और जल्दी से आग बढ़ा दो। थोड़ा पानी भी गर्म कर दो, इन दादा को पिलाना होगा, इनकी हालत ठीक नहीं है। दोनों पति पत्नी अपने हालात भूलकर सारी रात उस बुजुर्ग आदमी की तीमारदारी में लग जाते हैं। ऐसे ही पूरी रात गुजर जाती है और फिर सुबह होते ही उस झोपड़ी का मालिक यानी कि वो सिक्योरिटी गार्ड वहां पर आता है और शरद के परिवार के साथ उस बुजुर्ग आदमी को देखकर चौंक जाता है। अरे मालिक, आप यहाँ हैं, पर आप यहाँ कैसे? काका, आप इन्हें जानते हैं क्या? ये मुझे कल रात वहां बाहर मिले थे, ठंड में हालत खराब थी इनकी, तो मैं इन्हें यहां अंदर ले आया। ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया साहब। असल में ये हमारे मालिक यानी मुकेश सर के दादाजी हैं। ये कल बिना किसी को बताए पता नहीं कब घर से अकेले ही निकल गए, फिर शायद रास्ता भूल गए होंगे। मालिक बहुत परेशान हो रहे हैं और हर जगह इन्हें तलाश रहे हैं। इसके बाद वो सिक्योरिटी गार्ड फौरन अपने मालिक यानी मुकेश को फोन करता है और उसे सारी बात बताता है। कुछ ही मिनटों के अंदर मुकेश वहां पर अपनी गाड़ी से पहुंच जाता है। कहाँ है दादाजी? बताओ जल्दी, कैसे हैं वो? कहाँ हैं? वो वहां पर है साहब, और बिल्कुल ठीक है, और वो भी इन साहब की वजह से। इसके बाद वो गार्ड मुकेश को बीती रात का पूरा किस्सा सुनाता है। सब कुछ जानने के बाद मुकेश बहुत शर्मिंदा हो जाता है और शरद के सामने हाथ जोड़ते हुए कहता है, शरद, तुम नहीं जानते कि तुमने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है, वो भी तब जब मैंने दोस्ती का फर्ज अदा नहीं किया। तुम्हारी परेशानी में तुमसे मुंह फेर लिया था मैंने। कोई बात नहीं मुकेश, जो हुआ उसे भूल जाओ। फिलहाल दादाजी को अपने साथ ले जाओ और इनका खूब अच्छे से ख्याल रखो। हाँ, लेकिन मेरे साथ सिर्फ मेरे दादाजी नहीं जाएंगे, बल्कि तुम, भाभी जी और बच्चे भी चलेंगे। नहीं मुकेश, कोई बात नहीं, अब तुम परेशान मत हो, हम सब ठीक हैं यहां। नहीं दोस्त, प्लीज मुझे अपनी भूल सुधारने का एक मौका दो। यकीन मानो, तुम्हारी मदद करने में मुझे बहुत खुशी होगी। कल रात जब मैं दादाजी को ढूंढने के लिए भटक रहा था, तब मुझे एहसास हुआ कि वाकई ठंड की मार क्या होती है। मुकेश की जिद के आगे शरद झुक जाता है और फिर अपने पूरे परिवार के साथ मुकेश के बंगले में जाकर रहने लगता है। मुकेश के दादाजी की तबीयत भी अब बिल्कुल ठीक थी और वो भी शरद के बच्चों के साथ बहुत खुश थे। लेकिन इस सब के बाद भी शरद चैन से नहीं बैठा। उसने शुरुआत में मुकेश की फैक्ट्री में काम किया और फिर धीरे धीरे कड़ी मेहनत से अपना खोया हुआ रुतबा और ऐशो आराम फिर से हासिल कर लिया। लेकिन इस बार शरद ने कुछ ऐसा भी किया जो वो पहले नहीं करता था। उसने ठंड के मौसम में उन लोगों की मदद करनी शुरू की जो बेसहारा थे और ठंड में ठिठुरने को मजबूर थे, और ये सब करके शरद ने अब सुकून भी कमा लिया था।